गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक की क्लिप का रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, स्पीड उसी हिसाब से एडजस्ट की जाएगी, क्लियर है ना? तो उसी स्पीड को मेंटेन रखते हैं। अभी छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, अभी बेसिक या बड़े टॉपिक आपके सामने नहीं लाए गए। ये छोटे छोटे टॉपिक से आपको चार्ज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए उत्साहित किया जा रहा है ना? ये छोटे छोटे टॉपिक वहीं ले जाएंगे अपने को, सब इम्पोर्टेंट है, काम के हैं, सिंपल है, समझ में आते हैं, ठीक है। उसी क्रम में अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, स्थिर विद्युत की के आधार पर चालक व कुचालक, है ना? क्लियर? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिहाफ पर अपने को कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्लियर करना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर नहीं पढ़ाना चाह रहा, यहाँ पर उनके द्वारा मुझे कुछ और मैसेज देना है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना? तो सब पहले चालक यानी कंडक्टर, क्लियर? डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं, वही डेफिनेशन है। मुझे जो बताना है वो कुछ अलग चीज है। तो पहले तो डेफिनेशन की फॉर्मेलिटी में पूरी कर देता हूं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है या जो आसानी से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं या जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कंफर्टेबल होता है, उन्हें कंडक्टर यानी चालक कहते हैं। चालक में आप किस किसको मानते हैं? एनिमल बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ऑल मेटल्स हैं, अर्थ है। तो मैंने सब चालक के एग्जाम्पल में आपको बताया, प्राणी शरीर है ना, जंतु शरीर यानी ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, इसके अलावा ऑल मेटल्स यानी सभी धातुएं, और इसके अलावा मैंने आपको बताया अर्थ। अब मेरे को जो आपको समझाना है वो अब है। अभी तक तो ठीक है, डेफिनेशन आप पहले से जानते थे, ऐसा तो था नहीं कि आप इसकी डेफिनेशन से अनजान हो। अब कंडक्टर के संदर्भ में दो विशेष बातों को बड़े ध्यान से समझिए, जिसको मैं यूज करूंगा, है ना? पहली विशेष बात है, चालक को यानी कंडक्टर को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। यानी आप जो भी चार्ज कंडक्टर को देते हैं वो उसकी होल सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली, समान रूप से। इस चार्ज का, इस आवेश का चालक के अंदर प्रवेश संभव नहीं है। यह आवेश चालक के अंदर नहीं जाएगा, ये उसकी सरफेस पर समान रूप से फैल जाएगा। अब सब इसकी क्लियरिटी चाहेंगे आप, तो इसकी एक क्लियरिटी तो मैं आपको दूंगा पोटेंशियल एनर्जी से आगे। फिलहाल मैं आपको इसको एक सरल तरीके से समझाता हूं कि हम जो भी चार्ज कंडक्टर को देते हैं यानी चालक को देते हैं, तो वह अंदर क्यों नहीं जाएगा, वह सतह पर फैलेगा, और फैलेगा कैसा? समान रूप से। तो ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, समझ लीजिए कि दिया गया आवेश चालक की सतह पर समान रूप से फैल जाता है, चालक के अंदर आवेश का प्रवेश संभव नहीं। इसको एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये सब मेटल बॉडी है, मेटल है तो आप जानते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा दिए। मेटल की आइडेंटिटी है, मेटल अपन कहते हैं उसके जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक मात्रा में हो, क्लियर? अब सब मैं इसको चार्ज कर रहा हूं, यानी इसको आवेश देना चाहता हूं। आवेश ऑलवेज इन पीसेस,
आवेश टुकड़ों में होता है सर, है ना। इस मात्रा को अपन ने एक बार के लिए क्या कह दिया, क्यू। तो यहाँ पे छोटे छोटे मैसेज आ रहे हैं आपके सामने, आवेश ऑलवेज इन पीसेस, आवेश हमेशा टुकड़ों में होता है, हमेशा। तो हमने क्यों आवेश को ये टुकड़ों से दर्शा दिया, ये हमें देना है। या पहले से अच्छी तरह जान लें कि चालक आवेश लेता है, चालक आवेश लेने से कभी मना नहीं करता। आवेश लेकर अंदर जा सकता है क्या, या ये आवेश चालक के अंदर जा सकता है क्या, देखते हैं सब। तो एक मोमेंट में, ठीक है साहब, फ्री इलेक्ट्रॉन तो मैं अपनी जगह पे दिखा रहा हूं, क्लियर है ना। एक बार के लिए अपन ऐसा अज्यूम कर लें, मान लें कि साहब ये जो हमने पीसेस दी यानी क्यों चार्ज दिया, ये चालक के अंदर चला गया, ठीक है, मान के देख लेते। ये सब दिया गया जो आवेश है, इसको हमने कहाँ एंटर कर दिया, चालक के अंदर, बिल्कुल क्लियर है ना। अब जैसे ही आवेश चालक के अंदर जाएगा, तो बड़ी टर्म में मत समझिए आप, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके में समझिए। तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, डेफिनेटली अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है। तो सब जैसे हम चार्ज देंगे, ये चार्ज सपोज अंदर की तरफ एंटर करता है, तो अंदर एंटर करते ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसको सीधे सीधे मैं क्या कह दूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होगी। तो सब आपने जैसे ही चार्ज दिया और अपन ने एक सपोज किया कि चार्ज अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, अंदर एंटर करते ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन की गति यानी आवेश की गति से धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी मतलब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो गया। आप एक चीज जानते हैं बच्चों, आपने 11th में पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो बच्चों आपने ये पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा की न तो उत्पत्ति संभव है, न तो ऊर्जा को क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही उसका विनाश संभव है। उसको एक से दूसरे पदार्थ को स्थानांतरित ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो सब इसका मतलब आवेश देने की इस प्रक्रिया में जहां विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन हुआ। ये सब यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कोई वस्तु नहीं करे। ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसका मतलब चार्ज अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर जाने से तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो रही है। तो फिर क्या होना चाहिए, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन लेता है, यस सॉरी, चार्ज तो चालक लेता है, यस लेता है, पर वो अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाते ही किसका डिसऑबे हो जाता है या किसका उल्लंघन हो जाता है, ऊर्जा संरक्षण। तो चार्ज लेता तो है, पर ये चार्ज लेकर कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सरफेस पर इक्वली यूनिफॉर्म। तो सब पहली बात तो मुझे इस कंडक्टर टॉपिक के द्वारा ये समझानी थी। मुझे कंडक्टर की डेफिनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लियर। तो सब चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से चालक के अंदर आवेश का प्रवेश संभव नहीं है, क्लियर। अब मेरे को दूसरी बात समझानी। तो पहली बात को मैंने समझा दिया, अब दूसरी बात के लिए मैं बोर्ड पे स्पेस क्रिएट कर लूं, समझा। तो फिर सेकंड चीज भी मैं आपको क्लियर करता हूं।
अब दूसरी बात बच्चों, मेरे को आपको समझानी है अर्थ। अर्थ एक मिस्टीरियस बॉडी है। अर्थ की बात बड़े पीसेस में होती, पीसेस में इसलिए होती है, जैसे ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ उसका ग्रेविटेशन सेंस ऑफ व्यू होगा, मतलब वहाँ व्यू अलग होगा। आप मैग्नेट पढ़ रहे हैं, मैग्नेट में भी अर्थ काम आएगी, वहाँ उसका व्यू मैग्नेटिक व्यू होगा या मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, अभी भी अर्थ का व्यू है, लेकिन अपन जिस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं अर्थ के उसी व्यू की बात करते हैं। भाई आप ये सोचो कि साहब 11th में ही बता देते अर्थ क्या क्या करती। भैया 11th में आप ना मैग्नेट जानते थे ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जानते, अभी तो 12th में भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं जानते। ये तो चैप्टर अब रन कर रहा है, धीरे धीरे ये बड़े टॉपिक में कन्वर्ट होगा, तब आप जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती। तो आप जब जानते ही नहीं थे तो आपको ये कैसे एक्सप्लेन कर दिया जा सकता था कि अर्थ क्या है। तो अर्थ की बात हमेशा पीसेस में होगी, चैप्टर वाइज। जो चैप्टर खुलेगा वहाँ मैग्नेट खुलेगा, वहाँ भी अर्थ की बात होगी, पर वहाँ पे भी मैग्नेट होगा। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे तो आज इलेक्ट्रिक व्यू होगा, पहले ग्रेविटेशन व्यू था, है ना। तो अर्थ के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझिए आप। क्लियर। पृथ्वी यानी अर्थ अनंत धारिता, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस या इनफाइनाइट कैपेसिटी का विशाल प्राकृतिक चालक, नेचुरल कंडक्टर है। तो साहब अर्थ अनंत धारिता का यानी इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला विशाल प्राकृतिक यानी बहुत बड़ा और नेचुरल पिंड है या चालक है, कंडक्टर है। अब सब यहां पर पहले वर्ड्स के मीन समझा दूं आपको। मैंने बोला अनंत धारिता, क्लियर। ये नोट सब दोनों मीडियम वालों के लिए हैं। बाई लैंग्वेज में थोड़ा बहुत तो देखो अंडरस्टूड करना पड़ता है, बाई लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चला लिया करो। अनंत धारिता यानी इन्फिनिटिव कैपेसिटेंस, है ना। तो पहले एक एक का इसका अर्थ बताता हूं मैं, है? अनंत धारिता का मतलब पृथ्वी के विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने मान रखा है 0। क्यों मान रखा है? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे क्लियर करेंगे, अभी मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं जानते हैं ना। तो सब अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 माना गया है। अनंत धारिता यानी इन्फिनिटिव कैपेसिटेंस का मतलब सीधा सा है कि अर्थ को आप कितना ही चार्ज दें या अर्थ से आप कितना ही चार्ज लें, दें या लें, दोनों ही स्थितियों में अर्थ की पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी ग्रहण करने की क्षमता क्या है? इन्फिनिटिव। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में से आप कितना ही पानी निकाल लें, ये समुद्र में आप कितना ही पानी डाल दें, गर्मी में समुद्र में से बहुत सारा पानी वाष्पित होता होगा, इवेपोराइज होता होगा, और बारिश के समय समुद्र में बहुत सारी बारिश का पानी आता होगा, लेकिन समुद्र के वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समुद्र को क्या कहोगे आप? अनंत धारिता वाला। तो सब पृथ्वी अनंत धारिता वाला एक विशाल प्राकृतिक चालक है, जिसको आप कितना ही चार्ज दें और जिससे आप कितना ही चार्ज लें, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा या उसकी प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी। क्लियर? अब इसके इंपैक्ट समझते जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु आप अर्थ के संपर्क में लाएंगे, टच कराएंगे, तो अर्थ उस वस्तु
या उस आवेशित वस्तु या उस चार्ज मटेरियल के कंप्लीट चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे हम किसी वस्तु को पृथ्वी के स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं, तो पृथ्वी उस आवेशित वस्तु का सारा आवेश ड्रिंक कर जाती है तुरंत, क्योंकि उसकी धारिता क्या है, अनंत है। तो अर्थ उसके पूरे चार्ज को ड्रिंक कर जाती है, चलिए, और चार्ज को ड्रिंक करके वस्तु को क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, उसको निरावेशित कर देती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भू संपर्कित हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थिंग। क्लियर? तो सब जैसे आप कोई आवेशित वस्तु पृथ्वी के टच कराते हैं, पृथ्वी उसके सारे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है और वस्तु को निरावेशित कर देती है। ये प्रक्रिया भू संपर्कित या अर्थिंग कहलाती है, इंग्लिश में कहे तो अर्थिंग। अब इंपोर्टेंस ऑफ अर्थ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक समझिए आप, क्या महत्व है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस अर्थ का। तो इसको साहब ऐसे समझिए, जैसे अपने घर में 3 पिन हैं, ये 3 पिन देखा होगा आपने, ये बड़ा पिन, ये 2 छोटे पिन, इससे प्लग देखे होंगे। लोहे की वस्तुएं, जैसे ये मैंने कूलर दिखा दिया आपको, ये लोहे की वस्तुएं, कूलर लोहे का है, तो जो फेस और न्यूट्रल वायर वाइज फेस में रेड वायर देते हैं और न्यूट्रल में ग्रीन वायर देते हैं, है ना, सॉरी ब्लैक वायर, है ना, रेड एंड ब्लैक। ये तो के कलर वलर तो कौन ध्यान रखता है, कलर वलर तो जस्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो ये 2 तो आपके कूलर को चलने के लिए सप्लाई देते हैं, ठीक है सर, ये 2 तो आपके कूलर को चलने के लिए सप्लाई देते हैं, इन 2 से तो कूलर चला। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, विभव का अंतर है जो कूलर को चलाता है। अब ये तीसरा जो बड़ा वाला 3 पिन का छेद है, इसे क्या बोलते हैं, ये फेस, ये न्यूट्रल, और इसे बोलते हैं अर्थिंग। इसमें अगर वायर का ध्यान रखते हुए बात करें तो इसमें कौन से वायर का यूज करते हैं, ग्रीन का। ये तीसरा वायर आपके कूलर की बॉडी, अगर पेंट भी लग रहा हो ना कूलर में, पुताई भी हो रही है, तो पुताई को छीलो और छील के तीसरा वायर किसमें जोड़ो, कूलर की बॉडी में जोड़ो, क्योंकि ये वायर क्या है, अर्थिंग है। अर्थिंग क्या करता है वो अभी आप देखना। अभी आपकी कूलर की लोहे की बॉडी, आयरन बॉडी है ना, लोहे की बॉडी लिख देता हूं, लोहे का कूलर है ना साहब, ठीक है। प्लास्टिक में, प्लास्टिक तो नॉन कंडक्टर है, इसलिए वहां तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब सब बाय द वे आपके इन 2 वायर से जो अंदर हैं, एंटर हैं, जो कूलर को चला रहे हैं, इनसे करंट लीक हो गया। ये करंट साहब लीक हो गया, तो करंट किस में चला गया, बॉडी में। ये करंट बॉडी में चला गया। मान लीजिए अर्थिंग नहीं है, मान लीजिए अर्थिंग नहीं है, तो जब आपके घर में कोई बच्चा या बड़ा, ये तो कहां खड़ा है, अर्थ पर। अर्थ कितने वोल्टेज पे, 0, और यहां लीकेज हो गया तो अपने घर में कितना वोल्ट चलता है, 220 वोल्ट। तो विभव का अंतर आ गया, और विभव के अंतर से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, सीधी सीधी बात, आप ज्यादा उसमें पड़ो ही मत चक्कर में, है ना। तो जैसे ही इस बच्चे ने इस कूलर के हाथ लगाया या इस व्यक्ति ने इस कूलर के हाथ लगाया, तो तुरंत चार्ज
यानी करंट किधर फ्लो होगा? अर्थ की तरफ। अर्थ तो ड्रिंकर है, अनंत धारिता का, ये लिख देता हूं, इसको भूलना नहीं है। पृथ्वी क्या है? अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक जल। तो अर्थ तो बिजली पीना चाहती है, तो अर्थ की तरफ ये करंट भागेगी, और अर्थ की तरफ करंट भागेगी तो किस में से भागेगी? प्राणी शरीर में से, क्योंकि प्राणी शरीर क्या है? चालक है। तो सब जैसे करंट व्यक्ति में से फ्लो होगी, स्वाभाविक व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर मान लो ये वायर जुड़ा हुआ होता, तो ये जो लीकेज हुआ इसको कौन ड्रिंक कर जाता? अर्थ। आपने देखा होगा सबसे बड़ा होल कौन सा वाला रखते हैं? 3 पिन में, अर्थिंग वाला। क्यों रखते हैं? ताकि जितनी जल्दी संभव हो वो इलेक्ट्रिक को ड्रिंक कर सके। कौन? अर्थ। इससे ये होल क्या होता है? बड़े साइज का होता है ना? तो सब अर्थ इस इलेक्ट्रिक को ड्रिंक कर जाएगी। ठीक है, अब भी इसने हाथ लगाया। अब आप मुझे ये बताओ कि ड्रिंक करने वालों में कौन बड़ा ड्रिंकर? अर्थ। तो अब करंट का ज्यादा शेयर किसके पास जाएगा? अर्थ के पास। और कम शेयर किसके पास आएगा? इसके पास। इसको हल्का सा झटका लग जाएगा, ये डैमेज नहीं होगा, ये अलर्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो साहब, अर्थिंग हमारे घर में जीवन रक्षक की तरह कार्य करता है, बिजली से जान बचाने का कार्य करता है। तो अर्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक या हमारे घर में जो भूमिका है वो इतनी बड़ी है। कोई भी आयरन बॉडी हो तो 3 वायर होने ही चाहिए, 2 फेस न्यूट्रल के और एक अर्थिंग का। विशेष रूप से हम लोग तो कम समझते हैं, हम लोगों में तो हम तो लोहे की बॉडी को भी 2 पिन से चलाते हैं। 2 पिन से चलाते हैं तो आप ये निश्चिंत रहिए कि कभी न कभी कोई घर का आपके डैमेज हो सकता है, क्योंकि अर्थिंग नहीं है ना, तो वो डैमेज होने के चांसेस पूरे हैं। और अगर अर्थिंग अच्छा है तो घर में डैमेज किसी और से तो हो सकता है, पर आपके घर में अर्थिंग अच्छा है तो वह इलेक्ट्रिसिटी से डैमेज नहीं होगा, कन्फर्म है। अर्थिंग अच्छा है तो आपका छोटा से छोटा बच्चा भी इलेक्ट्रिसिटी से बचा रहेगा। क्लियर? तो सब कहने का मतलब ये है कि अर्थिंग होने से ये लीकेज करंट अर्थ में चल जाता है। बड़े छेद रखते हैं इसको, सबसे बड़ा छेद इसका ही मिलेगा, ये दोनों छोटे छोटे मिलते हैं, ये बड़ा, ताकि जल्दी से जल्दी ये इलेक्ट्रिक को ड्रिंक कर ले और इलेक्ट्रिक को ड्रिंक करके अर्थ में पहुंचा दे, क्योंकि अर्थ तो अनंत धारिता का विशाल प्राकृतिक चालक है। आप ट्रेन में देखें, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पटरी पे चलती, तो पटरी हर 2-3 मीटर पे आपको पत्ती निकली हुई दिखेगी, अर्थिंग। ताकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में कभी करंट लीकेज हो जाए तो उसमें कोई यात्री पैसेंजर मरने वाला नहीं है। 2 कारण, क्योंकि वो अच्छा अर्थिंग है तो वो सीधा करंट किसको चला जाएगा? अर्थ को चला जाएगा। और आप बॉडी में अंदर की तरफ है, आप बॉडी में अंदर की तरफ है, तो करंट अर्थिंग के कारण सीधा कहां जाएगा? अर्थ को चला जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई रिस्क लेकर, क्योंकि जानते हैं ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट है, इसका आप और में कुछ नहीं कर सकते कि सब अर्थ ड्रिंक करती है, अर्थ का नेचर है तो है। तो इसलिए हम अर्थ हमारे घरों में ये विशेष कार्य करता है जो हम आपको एक्सप्लेन किया है ना। इसलिए कोई भी अगर मेटल बॉडी है तो हमें अर्थ का यूज करना चाहिए। तो सब ये अर्थ की इम्पोर्टेंस है कि जब इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी बॉडी को आप अर्थ से टच करा देंगे तो वह करंट को ड्रिंक करें। अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। कई बार एक बात सुनकर भी गलती कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आसमान से गिरा और इलेक्ट्रिक वायर को मैंने पकड़ लिया, एक इलेक्ट्रिक वायर को मैंने पकड़ लिया, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ा तो मेरे दोनों हाथ किस पर हैं? 220 वोल्ट पर, और इक्वल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर करंट फ्लो नहीं हो सकता। इस स्थिति में धारा की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि समान विभव पर करंट फ्लो नहीं होता है ना। लेकिन अब आप सोचें कि इलेक्ट्रिक करंट के हाथ लगा लें खिड़की में से, मरने का काम कर रहे हो आप। कहां खड़े हो? झरोके पे, कमरे में, अर्थ हो आप, और आप टच किसको कर रहे हो? 220 वोल्ट को। तो आप अर्थ को 220 वोल्ट को कर रहे हो, तो 220 वोल्ट तो किधर भागेगा? अर्थ की तरफ भागेगा, और उसका मीडियम कौन है? आप बन गए, आप डैमेज हो जाएंगे। तो इसमें ऐसी गलती ना करें, आप आइसोलेट हो। आप हटाओ, मैं 22,000 वोल्ट की बात कर रहा हूं, है ना। मैं 22,000 वोल्ट पर खड़ा हूं, झूल रहा हूं। ये मेरा तार भी 22,000 वोल्ट है, और जहां मैं खड़ा हूं वही 22,000 वोल्ट है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बराबर विद्युत विभव है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे कितना ही वोल्टेज। लेकिन अगर बॉडी का एक पार्ट कम वोल्टेज को चला गया, एक पार्ट कम वोल्टेज को जाते ही फिर विभव का अंतर आ जाएगा, और विभव का अंतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आते ही करंट फ्लो होगा। तो अब इन चीजों का बड़ा, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक का कार्य कर रहे हैं, घर पे काम करें, शूज पहन लें, चप्पल पहन लें, भले ही आप लोहे की सीढ़ी पर खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप इलेक्ट्रिक का वर्क कर रहे हैं, क्या पहन के? शूज वूज पहन के। वास्तव में आप अर्थिंग है ही नहीं, क्योंकि अर्थ और आपके बीच में क्या आ चुकी? शूज आ चुका, चप्पल आ चुकी। आप निश्चिंत रहें, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब आप दीवार के हाथ लगाकर बिजली का काम कर रहे हैं, तो मर रहे हैं, क्योंकि आपका एक हाथ तो इलेक्ट्रिक को लग गया और एक हाथ आपने दीवार पे लगा दिया, तो एक हाथ तो आपका अर्थ हो गया ना। तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी का कार्य कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से अपने आप को अर्थ से आइसोलेट कर दें। आप अर्थ को आइसोलेट कर देंगे तो आप डैमेज नहीं होंगे, या उतना डैमेज नहीं होगा जितना आपके अर्थ के संपर्क में आने पर डैमेज होता है। थोड़ा बहुत डैमेज तो आप इस कारण से मान लो कि इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक इफेक्ट, और आपके ब्लड में मैग्नेट है, आयरन है, आपके ब्लड में आयरन है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो ब्लड के आयरन को थोड़ा सा झकझोरता है। वो एक बायोलॉजिकल फेनोमिना, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिजिक्स की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर मैं किसी बिजली के काम को कर रहा हूं और मैंने चप्पल जूते प्रॉपरली पहन रखे हैं, मैं अर्थिंग नहीं हूं, मैं अर्थ के संपर्क में नहीं हूं, तो मैं बिजली का काम कर सकता हूं। अगर बाई द वे हाथ टच हो गया तो थोड़ा बहुत कोई झटका फटका फील हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान संभव नहीं है। अब पर प्रॉब्लम ये है कि आप शूज तो पहनकर फिर दीवार पर हाथ रखकर और फिर काम करेंगे, तो ये हाथ किस पर आ गया? अर्थ पर आ गया, है ना। फिर आप काम करेंगे तो झटका लगेगा ही। तो मेरे एक मित्र के ऐसा हो चुका है, छज्जे से वायर पकड़ लिया। अब आप छज्जे पर खड़े हो, आपका बॉडी तो अर्थ होगी, और आपने वायर पकड़ लिया, तो अर्थ तो किधर इलेक्ट्रिसिटी तो किधर भागती? अर्थ की तरफ भागती। ये तो ऐसे प्रेमी हैं जो मिलने को तड़पते हैं, है ना। करंट हमेशा अर्थ को दौड़ेगी, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। इसमें अर्थ जहां आ जाती है तो हम ये कहना भूल जाते हैं कि एसी ज्यादा खतरनाक है, डीसी ज्यादा, फिर तो दोनों ही खतरनाक हैं। क्योंकि एसी भी यानी अल्टरनेटिंग करंट भी अर्थ से मिलना चाहता है, और डायरेक्ट करंट यानी डीसी भी अर्थ से मिलना चाहती है। तो अर्थ जब आ जाती है तो फिर एसी डीसी का कोई सेंस नहीं, है ना। तो ये अर्थ का व्यू है साहब। अर्थ आपको बचाती है। बिजली का काम करते समय अर्थ के संपर्क से बचें, क्योंकि अर्थ तो इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिंक करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो सब मेरे को चालक में तो आपको ये बात ही समझानी थी। अर्थ का मैंने बहुत बड़ा व्यू आपके सामने रख दिया। इतनी लंबी चौड़ी बात शायद अर्थ के बारे में बोलना जरूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि अपन लॉकडाउन के समय पढ़ रहे हैं, फ्री हैं, तो आराम से डिटेल में पढ़े, क्या हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है साहब। इसलिए डिटेल में सुनाने में मेरी भी भड़ास निकल जाती है
और आपको भी मजा आ जाता है ना। मेरी आदत है खूब सुनाता रहूं, ऐसी मेरी नेचर है ना। सब अपनी अपनी सबकी नेचर होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है ना। अब सब दूसरी बात करते हैं अपन नॉन कंडक्टर की। कंडक्टर की तो 2 बातें करनी थी मेरे को, जो मैंने डिटेल में कर ली। अब मैं नॉन कंडक्टर की बात समझाता हूं। तो नंबर 2, नॉन कंडक्टर के पहले नोमेनक्लेचर देख लें। तो इसको विद्युत रोधी भी कहते हैं, है ना। इसको अचालक भी कहते हैं, इसको कुचालक भी कहते हैं, और इसको परावैद्युत भी कहते हैं। तो फिजिक्स में तो आप ध्यान रखना, परावैद्युत ज्यादा पकड़ेंगे अपन, है ना। नाम है, नामकरण। इंग्लिश में ज्यादा लफड़ा नहीं है। इंग्लिश में आप कह दो नॉन कंडक्टर, है ना, या आप कह दो इंसुलेटर, ठीक है। तो इंग्लिश में ज्यादा बुनिए। अब इसके बारे में सुने सब। नॉन कंडक्टर, है ना। 2 बातें हैं इसके संदर्भ में, ज्यादा खास नहीं, चालक के बारे में ज्यादा खास। तो पहले डेफिनेशन, वे पदार्थ जो या जिनमें सामान्यतः विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, यानी जो इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं, उन्हें नॉन कंडक्टर यानी कुचालक, अचालक, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, है ना। ऊन, रबर, प्लास्टिक, है ना, अभ्रक, है ना। नॉन कंडक्टर में बहुत सारी चीज, नायलॉन, लकड़ी आदि, बहुत सारी चीजें, है ना। चीजों आप ये पहले से जानिए। मेरी तो जो छोटी बातें वो सुनिए आप। पहली बात, नॉन कंडक्टर यानी कुचालक को दिया गया आवेश दिए या प्रदान किए गए बिंदु पर ही ठहर जाता है, फैलता नहीं फैलता है। जैसे बोर्ड है, चलो रजिस्टर है अपने पास, इससे पता पड़ जाएगा। ये रजिस्टर है, यहां पर आपने चार्ज दिया, इस कोने को दिया, बस यहीं रहेगा, यहां नहीं आएगा। इसीलिए अपन इलेक्ट्रिक वायर को किससे पकड़ लेते हैं? नॉन कंडक्टर से पकड़ लेते हैं। हाथों में रबर के दस्ताने पहनकर पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि जिस जिस भाग में चार्ज दे रहे हो आप, बस वहीं का वहीं चार्ज ठहर जाएगा। चलिए, यानी जैसे कंघा है, कंघा कुचालक होता है, कॉम्ब आपने बालों में चलाया, आधा कंघा ही आपके बाल में चला, तो आधा ही आवेशित होगा, आधा नहीं। जहां आवेश दोगे बस आवेश वहीं ठहर जाएगा, पहली बात है ना। इसीलिए हम बिजली के वायर वगैरह को पकड़ने के लिए नॉन कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो आवेश को फ्लो नहीं होने देते, इलेक्ट्रिक को फ्लो नहीं होने देते। ठीक है। दूसरी बात, चालक जैसे इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, क्योंकि हम नॉन कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए आप जो भी चार्ज, जो भी आवेश इनको देंगे, ये आवेश इनके अंदर प्रवेश करेगा, सतह पर भी रहेगा, अंदर भी एंटर करेगा, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो सब चालक में तो अंदर आवेश प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन कुचालक में अंदर आवेश प्रवेश करेगा। चालक में अंदर आवेश प्रवेश नहीं करता, उसका एक उदाहरण मैं देना भूल गया हूं आपको, मैं भी बताता हूं। जिससे बस है, कार है, तो उसे बिजली गिरती है, तो बिजली गिरते समय अगर आप बस के अंदर बैठे हैं तो बस काय की बनी हुई? चालक की। कार के अंदर बैठे, कार काय की बनी हुई? चालक की।
तो चालक के अंदर आवेश का प्रवेश संभव नहीं है। तो अगर बिजली गिरती है तो बस के अंदर बैठा व्यक्ति, कार के अंदर बैठा व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि चालक के अंदर आवेश का प्रवेश संभव नहीं है, जबकि कुचालक के अंदर तो आवेश एंटर करता है। ऐसा भी जैसे ऐसे किस्से आ जाते हैं कई बार कि आपके घर में बिजली गिरी लेकिन आपका तोता बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि पिंजरे में था, और पिंजरा काय का? लोहे का। तो धातु के अंदर आवेश का प्रवेश संभव नहीं है। जैसे मान लो कोई भी फैक्ट्री है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आरएपीपी है, इनको मेटल शीट से कवर कर देते हैं, धातु की शीट से कवर कर देते हैं। क्यों करते हैं साहब? क्योंकि मेटल के अंदर आवेश का प्रवेश संभव नहीं है। तो जो भी सेंसिटिव चीज है वो अंदर सुरक्षित है। किससे बच जाएगी? अब फैक्ट्री कमरे के अंदर तो होगी नहीं, फैक्ट्री तो मैदानों में होती है ना। तो स्वाभाविक है जो प्लांट ओपन में होते हैं, अगर उनको बिजली गिरने से बचाना है तो बिजली गिरने से बचाने के लिए मेटल शीट प्रोवाइड कर दो, धातु। जब मेरे को कोई चीज बहुत ही प्यारी है, कोई चीज बहुत प्यारी है, तो मैं उसको किसके अंदर रख दूं? मेटल शीट के। केवल वो किससे बच पाएगी? बिजली गिरने से बच पाएगी। आप ये मत सोचना कि चींटियां नहीं घुसेंगी, कि चींटे नहीं घुसेंगे, कि सड़ेगी नहीं, कि घुसेगी नहीं। वो तो जो होना है वो तो होगा ही होगा। बस आप मेटल शीट के द्वारा सुग्राही उपकरण को अंदर रखकर बचा सकते हो, क्योंकि आपने मेटल का होलो कोश यानी आवरण दे दिया तो अंदर उसके विद्युत प्रवेश नहीं करता है। तो सब चालक की तो उदाहरण जैसे जैसे याद आते जाएंगे बीच बीच में मैं देता जाऊंगा, लेकिन कुचालक में आवेश अंदर प्रवेश करता है। ये दो बातें मुझे इसके जरिए समझानी थी, इस टॉपिक के जरिए, तो मैंने क्लियर कर दी। चालक का डिटेल ज्यादा है, जो मैंने आपको कूलर से भी समझा दिया, मैंने बिजली गिरने से समझा दिया। बस पे बिजली गिरेगी तो बस के अंदर बैठे व्यक्ति सुरक्षित हैं, कार पर गिरेगी तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति सुरक्षित हैं, तोता पिंजरे के अंदर रहता है तो बिजली गिरने से वो भी सुरक्षित है। आपकी बहुत बहुत अच्छी कोई प्रिय चीज हो, बिजली गिरने से डर हो, तो वह भी मेटल खोल में रख दें। क्लियर? अब आ जाइए अगला टॉपिक, आवेशन की विधियां। क्लियर? यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु को आप कैसे चार्ज करें, इसकी अनेक विधियां हैं। नंबर 1, बाई फ्रिक्शन, यानी घर्षण द्वारा। इसकी चर्चा करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन ने आवेश की उत्पत्ति कहां से पढ़ी थी? फ्रिक्शन से पढ़ी थी, तो मैं इसकी तो डिटेल बताने वाला नहीं हूं। मेथड नंबर 2, बाई कंडक्शन, यानी चालन द्वारा। तो मैं डायरेक्ट नंबर 2 पे आऊंगा, आवेशित करने की दूसरी विधि पढ़ाऊंगा, नंबर 1 नहीं पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि घर्षण द्वारा तो शुरू से कहानी ही चल रही है अपनी, अभी तक खत्म ही नहीं हो रही थी। बाई इंडक्शन, यानी विद्युत प्रेरण द्वारा। ये भी समझाऊंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें जब अपन कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे, तब इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये पहला वाला तो लेना ही। अब मुझे आपको वस्तु को आवेशित करने के तरीके बताने हैं, है ना? ये तरीके 3 हैं। 3 में से एक तो हम अच्छी तरह से डिटेल में बात कर चुके हैं, इसे नंबर 1 पे डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाई कंडक्शन, चालन। तो मैं नंबर 2 को उठाता हूं, नंबर 1 की बात नहीं। आवेशन किसके द्वारा? बाई
कंडक्शन। ठीक है, इसमें सुनो सब, आवेशन की इस विधि में अन्य वस्तु को जैसे आप आवेशित करना चाहते हो, आवेशित वस्तु के जो आवेशित है, जो चार्ज है, स्पर्श कराना होता है या स्पर्श में टच कराना जरूरी है। ऐसा करने से स्पर्श बिंदु जहां से एक दूसरे को टच करेंगे वहां चार्ज आवेशित वस्तु से निरावेशित या कम आवेशित वस्तु की ओर गमन करेगी और निरावेशित वस्तु भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। दोबारा सुन लें, आवेशन की इस विधि में निरावेशित वस्तु या कम आवेशित वस्तु अन्य आवेशित वस्तु के स्पर्श यानी टच में लाना आवश्यक होता है, ताकि स्पर्श बिंदु जहां से दोनों टच में आए, स्पर्श बिंदु से आवेश आवेशित वस्तु से निरावेशित वस्तु की ओर गमन कर जाता है और निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। कैसे सब छोटे से में समझे आप, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एग्जाम्पल 1 मैं गोले दिखा देता हूं सब, है ना। ये मैंने गोले दिखा दिए ए और बी। अर्थ पे गोले नहीं रखे जाएंगे, अर्थ की महिमा बहुत हो चुकी है, अर्थ में जितनी पूछते जाओगे बताते जाओ। अर्थ में नहीं रखें, स्टैंड लगा दो कुचालक, ये कुचालक स्टैंड अब बार बार नहीं लगाऊंगा मैं, बस एक बार में लगा के समझे दे अर्थ में। यहाँ पर सब खूबी ये है कि ये समान आकार के धातु के गोले हैं, आकार समान होना चाहिए। क्यों, इसके भी आप चर्चा न करें, आगे इसको क्लियर किया जाएगा। अभी ये आप इस योग्य नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि आकार अलग अलग होते तो क्या दिक्कत होती। बस अभी ये समझ लीजिए, ये समान आकार के धातु के गोले हैं। एक तो इनमें आवेशित है, क्यों इस पर आवेश मान गए, लेकिन एक इसमें निरावेशित है जिस पर कोई आवेश नहीं है। हम चालन विधि से इन्हें आवेशित करें तो अब हम क्या कर रहे हैं, चालन विधि से आवेशित करने के लिए दोनों को टच करा दें। ये टच करा दिया तो स्पर्श बिंदु आ गया, स्पर्श बिंदु से आवेश कहां जाएगा, आवेशित वस्तु से यानी ए से बी की ओर। दोनों का आकार समान है तो एक पर क्यू है दूसरे पर 0 है, आकार समान तो डिवाइडेड इनटू 2। ये इसलिए मैंने आकार समान रखा था ताकि मैं डिवाइडेड बाई 2 कर सकूं। अगर मैं आकार अलग अलग हुआ या अलग अलग आकार हुआ तो डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर सकते, आकार सेम है से डिवाइडेड बाई 2। तो सब आवेशित वस्तु से आवेश किस पर चला गया, निरावेशित वस्तु पर। कब तक, जब तक दोनों पर आवेश बराबर बराबर नहीं हो जाएगा। फिर इनको अलग कर दो, एक को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया। अब इस पर भी आवेश Q/2 और इस पर भी आवेश Q/2, दोनों वस्तु आवेशित है। क्लियर, इस विधि को कहते हैं चालन, है ना। और कोई पूछे आपसे, जैसे एग्जाम्पल 2, ऐसे कोई पूछता है आपसे, समान आकार के 3 गोले हैं ए बी सी, ए भी आवेशित है बी भी आवेशित है लेकिन सी आवेशित नहीं है। ठीक है, अब पूछने वाला आपसे पूछ रहा है कि सी को पहले ए से टच कराएं, पहले ए से टच कराएं, फिर बी से टच कराएं, फिर तीनों को अलग कर दें तो ए बी और सी पर आवेश बताओ। ठीक है सब। तो पहले तो सी को किससे टच कराओ, ए से। बी तो ऐसा ही पड़ा है, ये भी ऐसा ही पड़ा रहने दो।
सी उदासीन है और ए आवेशित है। टच कराया, चालन विधि से आवेश बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि गोले समान आकार के, बराबर बढ़ जाएगा। तो अब ए पर कितना Q/2 और सी पर भी कितना Q/2। क्लियर? अलग कर देंगे तो ए पर भी C/2 ए Q/2 और सी पर भी Q/2। बी तो अभी आइसोलेट है इससे, सी निरावेशित था तो सी को आपने किससे टच कराया? इससे। ए आवेशित था, ऊपर देख लो आप, तो दोनों बराबर बराबर बढ़ गया, बराबर बराबर। क्लियर है ना? अब क्या करना है, ये ए अलग कर दिया, इस पर आवेश Q/2, बी अलग कर दिया, इस पर आवेश Q/2, सॉरी बी अलग से पढ़ाइए, इस पर आवेश Q, ये तो यहां से चले। अब सी को किससे टच कराना? ऐसे तो करा दी, अब सी को किससे टच कराना? बी से। चलो सर, अब ए को तो अलग रख दो, ए पर तो आवेश कितना Q/2 और सी को किससे टच करा दो? बी से। ये सी को मैंने बी से टच करा दिया, सी पर Q/2 और बी पर Q, दोनों का आकार समान है, तो आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, Q प्लस Q/2, एक और आधा 1.5, तो कुल आवेश इनके पास 1.5 Q है। आधा आधा बढ़ जाएगा, 1.5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 3/4 Q या 0.75 के दो। तो सब पहले सी को ए से टच कराया, ए और सी के बीच में आवेश बराबर बराबर बढ़ गया। बी तो भी आइसोलेट है, अलग रख रखा है। अब सी को किससे टच करा दिया? बी से टच करा दिया। सी पर आवेश कितना आ चुका था? Q/2, बी पर तो Q था ही से, दोनों को टच करा दिया, तो एक पर Q/2 एक पर Q जोड़कर आधा कर दिया, 3/4 Q हो गया। अब सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो तो ए पे बोलो चार्ज कितना? Q/2, बी पर बोलो चार्ज कितना? 3/4 Q, सी पर बोलो चार्ज कितना? वही 3/4 Q। तो सब क्वेश्चन था अपना कि अगर हम निरावेशित तीनों समान आकार के गोले हैं जिसमें ए और बी आवेशित है, सी को पहले ए के तत्पश्चात बी के टच कराकर तीनों को अलग अलग कर दें तो अंत में तीनों पर आवेश क्या होगा? तो अंत में तीनों पर आवेश क्या होगा वो अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? अब सब तीसरा मेथड आता है, तीसरा मेथड आता है बाई इंडक्शन, है ना, यानी आवेशित करने की विधि नंबर 3। विधि नंबर 1 के बारे में तो बात करनी नहीं है, क्योंकि घर्षण से वस्तु आवेशित होती है, यहां से तो हमारा चैप्टर चालू हुआ ही था, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका था, है ना। तो सब अब तीसरा, अब प्रेरण द्वारा, है ना, यानी बाई इंडक्शन। ठीक है। अब प्रेरण में क्या है सब? ये भी वस्तु को आवेशित करने की विधि है, लेकिन इसमें न्यूट्रल या उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के टच नहीं करा सकते। टच करा दिया तो कंडक्शन यानी चालन, टच नहीं करा सकते, संपर्क में ला सकते हैं। अभी जब आप सामने बैठे हो, मैं खड़ा हूं, तो हम संपर्क में हैं, टच में नहीं। आप सामने बैठे हो, एक ही हॉल में बैठे हैं, तो हम संपर्क में तो हैं, टच में नहीं। तो सब आवेशन की इस विधि में हमें निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श नहीं कराना है, लेकिन संपर्क में लाना है। इस कारण से वस्तु के या निरावेशित वस्तु के आवेशित हो जाने की प्रक्रिया को बाई इंडक्शन या प्रेरण कहते हैं। कैसे होगा छोटे से में समझें।
कुछ अलग स्टैंड पर रखे होते हैं सब। मैं बार बार उस स्टैंड को बनाना उचित नहीं समझता, अर्थ की वजह से। आप ध्यान रखना, सबको किस पर रखना पड़ता है? स्टैंड पर। या यूं समझ लीजिए, अर्थ के बारे में बहुत कुछ बोला जाएगा, एक ही टॉपिक में अर्थ के बारे में सब कुछ बोल पाना संभव नहीं है। जैसे जैसे पहलू आता जाएगा अर्थ के बारे में बोला जाता रहेगा। तो आप यूं कंफ्यूज मत हो ना, अब बहुत सारी बातें होती हैं तो एक साथ सामने कैमरे के सामने बोलने में भी नहीं आती, कई बार ध्यान में नहीं आती, फिर अलग अलग समय ध्यान आती, तो उसको मैनेज करते रहते हैं, है ना। ये सब कंडक्टर है, ये उदासीन वस्तु है। अब इसको मेरे को आवेशित करना है। मान लीजिए इस वस्तु को मुझे ऋण आवेशित करना है, नेगेटिव चार्ज करना है, तो मैं इसके लिए एक छड़ यूज कर लेता हूं। इसको मैं थोड़ी वस्तु को चौकोर बनाऊं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी ना। तो साहब ये मेटल है है ना, ये कुछ अलग स्टैंड पर रख दिया मैंने, तो हटाओ। अब इसको चार्ज करना है। कौन सा चार्ज करना चाहते हो आप? नेगेटिव चार्ज करना चाहते हो आप इसे नेगेटिव चार्ज करना चाहते हो, इस पर नेगेटिव चार्ज लाना है। फिलहाल तो ये क्या है? उदासीन है। अब इसको आवेशित कैसे करें? कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन? प्रेरण। तो इसके लिए आप क्या है, कोई धनावेशित वस्तु इसके पास लाएं, टच नहीं करा, टच कराते ही तो कंडक्शन। अब ये पॉजिटिव इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। डेफिनेटली पॉजिटिव ऑलवेज भी अट्रैक्ट नेगेटिव। जब नेगेटिव इस पॉजिटिव की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो अपोजिट सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं? धनावेश। यानी इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक, वस्तु पर टोटल चार्ज अभी भी कितना है? 0, -q + q। आपको क्या लाना है? आपको लाना है नेगेटिव। अब थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, हल्का सा ना। ये छड़ आप पास में लाए इसको आवेशित करने के लिए, तो जो ये ऋण आवेश आया इस वाली सामने वाली सरफेस पे, इसको तो इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड, हिंदी में कहते हैं प्रेरित आवेश, इंड्यूस चार्ज। और ये जो दूसरा फोकट में, जिसको आप लाने ही नहीं चाहते थे, लेकिन आप पॉजिटिव चार्ज की ये लाए छड़, तो नेगेटिव तो इधर इंड्यूस्ड हो गया, और इसको कहते हैं फ्री, हिंदी में मुक्त आवेश। तो आवेशों में भी नाम हमने बहुत अलग से डाल रखे है ना। तो ये तो इंड्यूस्ड हुआ है, हमने प्रेरित किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर आने से उस साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो क्या कहलाएगा? मुक्त आवेश। अभी वस्तु आवेशित नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है साहब? छड़ जहां थी वहीं रखें, वस्तु जहां है वहीं रहने दें। ये नेगेटिव इस पर है, ये पॉजिटिव इस पर, इस सरफेस पर है, यानी -q + q। अभी वस्तु आवेशित नहीं है। आप इस सरफेस को अर्थिंग कर दें। इस सरफेस को क्या कर दिया आपने? अर्थिंग। ये पॉजिटिव क्या है? फ्री। पॉजिटिव फ्री है तो ये किस में गमन कर जाएगा? किस में कूद जाएगा? अर्थ में। क्यों कूद जाएगा? अर्थ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पॉजिटिव को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? अर्थ। नेगेटिव को नहीं कर सकता। नेगेटिव तो क्या है? बंधा हुआ है किससे? पॉजिटिव से। वो तो इंड्यूस्ड है ना, प्रेरित है। वो तो छड़ से चिपका हुआ है, यूं समझो आप। छड़ ने उसको पकड़ रखा है, लेकिन इस धन को किसने पकड़ रखा है? ये तो मुक्त है, इसको तो किसी ने नहीं पकड़ रखा। तो हमने क्या कर दिया? उस सरफेस को अर्थिंग कर दिया। उस सरफेस को अर्थिंग करते ही वो पॉजिटिव किसमें चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव जैसे अर्थ में कूदा, अब छड़ को भी हटा लीजिए, अर्थिंग भी हटा लीजिए। छड़ और अर्थिंग हटा लेंगे तो अब वस्तु क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी,
क्योंकि पॉजिटिव तो किस में जा चला गया, अर्थ में। अब क्षण भी हटा ली, अर्थ भी हटा लिया, क्या बच गया, ओनली नेगेटिव। तो वस्तु उदासीन थी और अभी क्या हो चुकी है, ऋणावेशित हो चुकी है ना। तो विद्युत प्रेरण के द्वारा मैंने वस्तु को क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज। एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूं, तो इसको क्लोज करते हैं, है ना। जैसे ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, वही स्टैंड पर रखेंगे वो वाले। अब आपसे कोई कहे कि इन पर समान लेकिन विपरीत आवेश लेकर आओ, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बनाओ, बना देंगे। कैसे करें, पहले तो दोनों को टच करा देते हैं, दोनों पे आवेश नहीं है, इस पर भी नहीं है इस पर भी नहीं है, दोनों को टच करा दिया, ठीक है, करा दो सब। अब प्रेरण विधि का इस्तेमाल करो, तो एक वस्तु ले आओ, ये वस्तु लिया है, ये वस्तु क्या है सब, पॉजिटिव चार्ज, संपर्क में लाए, स्पर्श में नहीं लाना, स्पर्श में लाते तो विधि चालू, ये लिया है सब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किस साइड में, एक ही साइड में, दोनों साथ टच करवा रखे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन किस साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक ही तरफ हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस से अट्रैक्ट करने को प्रेरण कहते हैं, है ना। तो ए पर क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव छड़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बी साइड में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी में बी साइड इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के एक्सिस को नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव। तो साहब ये बी साइड क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, ए साइड क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। किसके कारण, विद्युत प्रेरण के कारण। क्लियर। अब आपको खटाक से दोनों को क्या कर लेना चाहिए, खटाक से दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। बोलो ए क्या होगी, नेगेटिव, और बोलो बी क्या होगी, पॉजिटिव। तो देखो, विद्युत प्रेरण के द्वारा हम वस्तु को टच कराए बिना आवेशित कर सकते हैं। तो ये आवेशन की विधियां हैं, इनमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें, लेकिन अपन उनको ही पढ़ते हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे तो विषय अनंत विस्तार वाले हैं, इनका विस्तार कभी समाप्त नहीं होता, एक बार में सारी बात इनके लिए कह पाना संभव नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ में आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बोलिए। थैंक यू वेरी मच।